तो उसमें सीपी साहब ने कहा था, दिलीप इस बार तेरे को नहीं देंगे, तेरे को अगली बार देंगे जी। तो गणेश जी को इस बार तुम्हें जिता के लाना है। जी। मजबूत स्थिति में कभी ऐसा मन नहीं हुआ कि यार कांग्रेस थोड़ा डाउन हो रही है, छोड़ दूं मैं इसको? ऐसा मुझे मौका मिलता है विधायक बनने का तो मैं 1 करोड़ रुपए उस विधायक कोष में डालूंगा। अब लग रहा है कि बस एक वो टिकट बाकी है, वो और हो जाएगा। बता रहा है कि दिलीप सिंह जी और काफ़ी नेता गणेश सिंह जी को पसंद नहीं करते हैं, या फिर कि ये लगता है कि यार उनको अवसर नहीं मिला तो ये भी हार के कारण कुछ हो सकते हैं। शेड्यूल बना रखा है, महीने में इतने दिन या दिन में इतने घंटे या हफ्ते में इतने दिन मेरे को जनता के बीच में जाके जनता से रूबरू होना है। जैसे पिछले 10 साल से हमारे यहाँ से रेगुलर विधायक है सुरेंद्र सिंह राठौड़। जनता के लिए कुछ किया या नहीं किया वो आपके सामने है, लेकिन क्षेत्र के लिए कुछ नया ऐसा किया नहीं जो हमको दिखे। जी, ऐसा तो नहीं निकलेगा कि इस गुट की लड़ाई में आपका अवसर नहीं आ रहा हो? कोई भी युवा आज अपने क्षेत्र में अगर उसको काम मिल जाता है तो वो बाहर क्यों जाएगा? भारतीय जनता पार्टी में भी चल रहा है जी, वसुंधरा जी का अलग गुट चल रहा है, गजेंद्र सिंह का अलग गुट चल रहा है। आपका कुछ नहीं है? नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है। आमेठ से ही भारतीय जनता पार्टी इतनी बढ़त ले लेती है कि आप कुंभलगढ़ पहुंचते पहुंचते कवर ही नहीं कर पाते हैं। ये इसका तोड़ क्या निकालेंगे? कौन? भाजपा यहाँ मजबूत है। सुरेंद्र सिंह ने पकड़ कर रखी, मजबूत पकड़ कर रखी थी। उस समय हम एरिया में जाते थे, पोस्टर चिपकाते थे, बैनर लगाते थे, मीटिंग होने से पहले 1 घंटा पहले जा करके हमने जाजम बिछवाते थे, वो काम करते थे, मीटिंगें लेते थे। हमारे नेताजी आते। केवल मैं 13 साल का था और 13 साल की उम्र में मेरे माताजी का स्वर्गवास हो गया था। आदमी को जब नेता बनना होता है ना, कि विधायक बनना है, मेरे को सांसद बनना है, उससे पहले वो दुनिया भर के पैसे खर्च करते हैं, अलग अलग तरीके से पैसे खर्च करते हैं, मगर जब बन जाते हैं तो फिर अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं करते हैं। नमस्कार, चुनावी साल है और चुनावी साल में चुनावी बातें ज़्यादा हो रही है। दावेदारों की सूचियों के साथ हम ये कोशिश भी कर रहे हैं कि चुनावी चेहरे आप तक पहुँचे। तो साथ ही एक कोशिश आज से हम नई शुरू कर रहे हैं, जिसमें कोशिश ये है कि दावेदारों के चेहरे के बाद अब दावेदारों की बातें, दावेदारों की सोच और दावेदारों की दावेदारी, ये भी आप लोगों तक पहुँचे। और इस कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं कुंभलगढ़ विधानसभा से। कुंभलगढ़ में कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए दावेदारी की जो सूची है, वहाँ से एक चेहरा हम आपके सामने लेकर आए हैं। हालांकि बड़ा ही सहज सरल सौम्य चेहरा है, मगर पूर्व में भी दावेदारी करते रहे हैं। आज इस चुनाव के लिए भी अभी दावेदारियों में बड़ी मजबूती के साथ इनका नाम चल रहा है। बड़े अच्छे और सफल व्यवसायी हैं, मगर अपने क्षेत्र से भी लगातार जुड़े रहे हैं। इन दिनों अमूमन चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम उसमें भी दिखाई देते हैं, सरकार की जो राहत योजनाएं चल रही हैं उनमें भी लोगों से संवाद करते हुए दिखाई देते हैं। आज हम उनसे संवाद करेंगे। नाम आप समझ ही गएंगे होंगे। अभी हमारे साथ हैं दिलीप सिंह राव। सबसे पहले तो आपका राजसमंद एक्सप्रेस पर बहुत बहुत स्वागत। और कोशिश करेंगे, क्योंकि हालांकि मैं नॉर्मली दावेदारों से बात करता हूँ तो राजनीति की बातें ज़्यादा करता हूँ, आपसे मेरा यूँ मन है कि क्योंकि आप जिस प्रकार से व्यावसायिक सफलता आपने प्राप्त की एक आइडाना जैसे छोटे से गांव से निकलकर, तो उस पर चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को, कुंभलगढ़ और आमेठ तो सब जानता है, राजसमंद सब जानता है, पर मैं चाहता हूं कि लोग जाने कि दिलीप सिंह राव है कौन, आपका थोड़ा सा पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है। जी बिल्कुल हेमेंद्र जी, मेरा नाम दिलीप सिंह राव है जी। मेरा गाँव आइडाना में जन्म हुआ, जो आमेठ तहसील में है जी। और आमेठ तहसील तो आप जानते ही हो कि बिल्कुल राजसमंद में काफ़ी पॉपुलर है, सुर्खियों में है जी। और आइडाना में मेरा पूरा जीवन निकला। नहीं, आइडाना से तो आप बता रहे हैं, मगर जैसे कि पारिवारिक पृष्ठभूमि मैं थोड़ा सा इसलिए भी जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आप अभी आपका जो व्यवसाय में कद है, क्या परिवार से भी व्यवसाय में कुछ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय विजय सिंह राव जी, और मेरी माताजी का नाम स्वर्गीय रतन कुंवर राव जी, जो सब जानते हैं। उनके नाम से हमने एक स्कूल बना रखा है आइडाना गाँव में। अच्छा। मेरे पिताजी का जो व्यवसाय था, उसी व्यवसाय को मेरे भाई साहब ने और हम लोगों ने मिल करके इस व्यवसाय को आगे बढ़ाया जी। नहीं तो अभी तो बहुत बड़े स्तर पे है, बहुत बड़े स्तर पे, तब तो मेरे हिसाब से सामान्य। हाँ, उसमें मेरे पिताजी खेती करते थे जी, और एक छोटे लेवल पे उन्होंने डैम और तालाब के और नहरों के बांध के काम चालू किए थे जी। लेकिन सन 89 में 90 के आसपास में मेरे बड़े वाले भाई साहब ने इस बिजनेस को संभाला था जब से, तो तब से जैसे जैसे हमको मौका मिलता गया, हम मेहनत करते गए। तो मेहनत करते करते हम PWD के काम करने लगे, सड़क बनाने का काम करने लगे। तो एक एक्सप्लोजर मिल गया। एक्सप्लोजर क्यों मिला कि हम एक गांव छोड़ के थोड़ा सा आगे गए उदयपुर की तरफ, तो वहाँ पे बड़े बड़े काम मिलने लगे हमको। तो ऐसे करते करते व्यवसाय आज 9 स्टेट में चल रहा है। 9 स्टेट में हम संभाल रहे हैं। अच्छा, 9 स्टेट में अभी आपका नाम पहुँच चुका है, मतलब कि हाँ 9 स्टेट में अभी हम काम कर रहे हैं जी। और हमने सब NHA के काम ले रखे हैं, जिससे एक
नया एक्सप्लोजर मिला हम लोगों को। जी, नहीं तो अब आप व्यावसायिक रूप से बता रहे हैं कि आपने, मेरे लिए भी आश्चर्य का विषय है कि 9 स्टेट में हमारे राजसमंद का एक छोटा सा गांव आईडाना, मतलब ठीक है आता है, और हम देखते हैं कि बड़े लोग यहाँ के बड़े व्यवस्थित है। आईडाना से मेरा पुराना संपर्क भी रहा है, वॉलीबॉल में जाता था, भगवत सिंह जी मेरे को मिल जाते थे, साहित्य में गया तो नारायण सिंह जी राव से जुड़ा हो गया, मिस इंडिया फॉर्मर यहाँ से बनी। तो गाँव तो बड़ा ही नामी गिरामी है, आपने और इसको 4 चांद लगा दिए। पर व्यवसाय बढ़िया चल रहा था, काम धंधा बढ़िया, आपका तो जमा है, फिर ये राजनीति में कैसे क्या? नहीं, राजनीति करने का पीछे लक्ष्य ये है कि एक सेवा भाव है, जनता के बीच में जुड़ करके जनता के साथ जुड़ने के लिए एक माध्यम चाहिए। वो एक माध्यम मेरे को ये लगा कि एक विधायक का मौका मिलता है विधायक बनने का, तो विधायक बनकर हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, जनता के बीच में जुड़ के जनता के साथ जनता की समस्या सुनना चाहते हैं कि उनके लिए क्या हम कर सकते हैं। और रही बात, आईडाना में कई सारे लोग हैं, ये सरस्वती की कृपा है, भगवान की कृपा है, यहाँ कई हस्तियाँ हैं, पढ़े लिखे में काफ़ी आगे है, इंटेलिजेंट है, साहित्य में नारायण सिंह जी जैसा आपने नाम लिया, भगवत सिंह वगैरह है, तो ये लोग हैं। अब यहाँ हम लोगों ने मेहनत करके जो व्यवसाय चालू किया था, उस व्यवसाय को हमने आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, मेहनत करके हम आगे बढ़े। मेहनत करके आप आगे बढ़े, तो एक रोल मॉडल की तरफ आप बने हैं, मैं उस पर भी थोड़ा सा जिक्र करूँगा। मगर ये राजनीतिक सफ़र शुरू कब हुआ, राजनीति से कब जुड़ा हुआ? देखिए भाई साहब, मैं 30 साल से राजनीति कर रहा हूँ। 1993 जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस समय सुरेंद्र सिंह राठौड़ पहली बार चुनाव उम्मीदवार बने थे भारतीय जनता पार्टी के। तब हमने हीरालाल जी देवपुरा हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनके साथ हमने प्रचार किया था जी। मैं उस समय मात्र 18 साल का था। अच्छा। और उस समय मैंने राजनीति में कदम रखा ही था जी। हीरालाल जी देवपुरा मुझे खुद लेके आए थे, क्योंकि मेरे पिताजी हीरालाल देवपुरा जी के काफ़ी क्लोज थे जी। तो उस वक्त आपने शुरू की राजनीति, कांग्रेस से आप लगातार जुड़े रहे हैं। अब जैसे पिछले 10 सालों से हम देखें ना, विशेष तौर पे 2009 का जो चुनाव, 2014 का चुनाव जब मोदी जी आए हैं, ऐसा नहीं लगता है कि राजनीति में अब भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा बोलबाला हो गया? स्टेट में अभी भी कांग्रेस की है, मगर उसके बाद भी आप कांग्रेस के साथ मजबूती से अड़े और खड़े रहे हैं। देखिए, ये तो राष्ट्रीय पार्टी है, हर पार्टी के साथ उतार चढ़ाव आता है। भारतीय जनता पार्टी को आगे आने के लिए कितना साल संघर्ष करना पड़ा, आप देखिए जी, समझिए। तो कांग्रेस के साथ में ऐसा एक दौर आया है, निकल जाएगा, और आने वाले टाइम में वापस कांग्रेस मजबूत स्थिति में आएगी। कभी ऐसा मन नहीं हुआ कि यार कांग्रेस थोड़ा डाउन हो रही है, छोड़ दूं मैं इसको? नहीं, ऐसा कभी मन में नहीं आया कि मैं पार्टी छोड़कर, या मेरे को टिकट नहीं दे रही, या मेरे को टिकट नहीं दे रही है। नहीं, मेरे को टिकट की लालसा नहीं है। मुझे तो अगर पार्टी टिकट देती है तो मेरी इच्छा है कि मैं विधायक बनता हूँ, अगर तो मैं विधायक बनकर जनता की सेवा करना चाहता हूँ। विधायक के लिए आप कह रहे हैं, मगर यहाँ तो लगातार कांग्रेस में भी एक बड़ा एक कंपटीशन दिखाई देता है। मैंने बीच में एपिसोड ही बनाया था, इनमें लगभग 7 से 8 चेहरे उसमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ इन सब चेहरों के बीच में मेरे को ये पहले तो ये आश्चर्य हो रहा है कि इन चेहरों के बीच में आप ऐसे चेहरे के रूप में जो 30 सालों से लगातार जुड़े हुए रहे हैं, तो अब इन चेहरों के बीच में आप खुद को कहाँ पाते हैं? देखिए, एक्चुअली क्या है कि ये कुंभलगढ़ विधानसभा है जी। 30 साल से भले मैं राजनीति में जुड़ा हूँ। मैं 3 साल सेवा दल का ब्लॉक अध्यक्ष रहा, 1997 से लगा करके 2000 तक। उसके बाद मुझे राजसमंद जिला कांग्रेस का सेवा दल का संगठक बनाया गया। उसके बाद मैं यूथ कांग्रेस में संरक्षक के पद पर रहा था जी। मैंने कई सारे चुनाव में बखूबी भागीदारी निभाई। शीर्ष नेताओं को मैंने उनके साथ रहने का मौका मिला, उनके साथ काम करने का मौका मिला, मैंने काम किया। मैंने 2008 में पहली बार टिकट मांगने का प्रयास किया था। उसमें किसी कारण से पार्टी में टिकट मांगने वाले तो 2-3 होते ही हैं जी। तो पार्टी ने टिकट मेरे को नहीं दे करके गणेश सिंह परमार जी को टिकट दिया था। तो उसमें सीपी साहब ने कहा था, दिलीप इस बार तेरे को नहीं देंगे, तेरे को अगली बार देंगे, तो गणेश जी को इस बार तुम्हें जिता के लाना है जी। और हमने दमखम लगा करके गणेश जी को हम जिता के लाए थे। वो उस वक्त चुनाव रहा, मगर थोड़ी बातें ये भी निकलती है कि जब लगातार 2 चुनाव कांग्रेस यहाँ से हार भी रही है, तो बता रहा है कि दिलीप सिंह जी और काफ़ी नेता गणेश सिंह जी को पसंद नहीं करते हैं, या फिर कि ये लगता है कि यार उनको अवसर नहीं मिला, तो ये भी हार के कारण कुछ हो सकते हैं? नहीं, मैं क्या किसी को गिरा के आगे बढ़ने वाले मैं से नहीं हूँ जी। मैं तो सिंपल सा आदमी हूँ, साधारण आदमी हूँ, डाउन टू अर्थ हूँ। अपनी लकीर लंबी करने की आदत है जी। किसी को गिरा के आगे बढ़ना हमारे स्वभाव में नहीं है जी। और आप हमारे बारे में जानते ही हैं, किसी को पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, बहुत सरल स्वभाव के हैं। हालांकि मैं इन दिनों आपको देख रहा हूँ ना थोड़ा, क्योंकि मैं आपसे उस दिन हनुमान जन्मोत्सव के कार्यक्रम में मिला था। उसके बाद इन दिनों 1-2 राहत शिविर में भी आपसे मेरी मुलाकात हुई। तो इतने बड़े व्यवसायी अभी भी क्षेत्र के लोगों से इस प्रकार से मिल रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, इतना समय निकाल लेते हैं आप? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने।
समय निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने मेरी लाइफ का एक पार्ट बना रखा है, मेरे शेड्यूल बना रखा है। महीने में इतने दिन या दिन में इतने घंटे या हफ्ते में इतने दिन मेरे को जनता के बीच में जाके जनता से रूबरू होना है। पिछले 10 सालों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन है। आप अगर मैं यूँ कहूँ निष्पक्ष रूप से आप एक बार के लिए कांग्रेस भाजपा सब भूल जाइए, ये मैं आपसे ही कह सकता हूँ। मैं आपसे मिला हूँ तो मेरे को थोड़ा लगता है कि थोड़ा आप क्षेत्र के लोगों से अलग तरीके से जुड़े रहते हैं। आपको लगता है कि ये क्षेत्र उस तरह से आगे बढ़ा है इतने सालों में जैसे बढ़ना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, नहीं बढ़ा है। इसके आगे नहीं बढ़ने की वजह मैं बताऊं आपको कि यहाँ एक्चुअली राजनेताओं की कमी रही है जी। जैसे पिछले 10 साल से हमारे यहाँ से रेगुलर विधायक है सुरेंद्र सिंह राठौड़, जनता के लिए कुछ किया या नहीं किया आपके सामने है, लेकिन क्षेत्र के लिए कुछ नया ऐसा किया नहीं जो हमको दिखे। जी। आज देखिए कुंभलगढ़ इतना बढ़िया पर्यटन स्थल है जी। लेकिन वहाँ जाने के लिए कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है। आइडना आमेट आते हैं केलवा से तो पूरी रोड टूटी फूटी पड़ी है। तो आज की तारीख में वो चीज़ कोई करना चाहिए था, वो नहीं किया सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने। चाहते तो कर सकते थे। मगर सड़क का आप कह रहे हैं कि सड़क टूटी हुई है, पर सड़क सरकार की भी जिम्मेदारी है वो तो। बिल्कुल सही है, सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन यहाँ का स्थानीय विधायक जो भी है, विधायक का नैतिक दायित्व होता है कि हमारे यहाँ की सड़कें टूटी हुई है तो हम इस सड़कों को कैसे बनाएं। जी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज एक सड़कों के लिए अलग बजट घोषित कर रखा है। जहाँ जहाँ सड़कें टूटी हुई है वहाँ सड़कों के लिए बजट देने के लिए तैयार है। अशोक गहलोत बजट भी अच्छा लेकर आए। राहत शिविर चल रहे हैं, आपने काफ़ी राहत शिविर अटेंड भी किए हैं। मैंने एक दो में देखा है जिसमें आप जाके बता रहे थे लोगों को कि देखिए ये अशोक गहलोत ने ये योजनाएं लाए हैं, योजनाओं के बारे में भी समझा रहे थे, नीचे बता रहे थे, साइन करके उन्होंने दिए हैं। तो इनसे फ़ायदा हो रहा है पार्टी को? हाँ हाँ, बिल्कुल हो रहा है। देखो आप अशोक गहलोत जी ने आज इस जनता के लिए कितना कुछ नहीं किया है। आपने अशोक गहलोत की महंगाई रात कैंप आपने भी अटेंड किए होंगे। मैंने 3-4 दिन से मैं आइडाना वाला कैंप भी अटेंड किया था, अभी बिकावास वाला कैंप अटेंड किया था। उस कैंप में जनता इतनी खुश है कि जनता को इतनी बड़ी राहत पहली बार मिली है जी। तो जनता बहुत खुश है। जनता, आपके क्षेत्र की जनता खुश है, आप बता रहे हैं। मगर दिलीप सिंह जी लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं कि मेरे को अवसर दिया जाए, पर रह रहे के पार्टियों में गुटबाजी की खबरें आती है। भारतीय जनता पार्टी से भी खूब सारी आती है, कांग्रेस से भी अभी इन दिनों, चाहे वो सचिन पायलट का अनशन हो, इस तरह की बातें निकल कर आ रही है। ऐसा तो नहीं निकलेगा कि इस गुट की लड़ाई में आपका अवसर नहीं आ रहा हो, या कहीं ऐसा तो नहीं दिलीप सिंह जी उस चक्कर में कहीं न कहीं टिकट की दौड़ में 2008 में पीछे रह गए, उसके बाद भी अभी तक दावेदार के रूप में आ रहे हैं मगर सफलता नहीं मिल रही है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा तो एक ही गुट है। आला कमान जो निर्णय लेता है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। हम उस निर्णय को फॉलो करेंगे जी। और हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। आती तो है खबरें तो ये कि भाई गहलोत साहब यूँ, पायलट साहब यूँ, ऐसा कुछ। वो ठीक है, चलता है, वो तो हर पार्टी में चलता है। जो भारतीय जनता पार्टी में भी चल रहा है जी। वसुंधरा जी का अलग गुट चल रहा है, गजेंद्र सिंह का अलग गुट चल रहा है। आपका कुछ नहीं है? नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है। आपका गुट? हमारा एक ही गुट है, कांग्रेस पार्टी का गुट है। अच्छा, तो कांग्रेस जो करेगी वो? कांग्रेस पार्टी जो निर्णय लेगी और आलाकमान जो निर्णय लेगा वो हम सबको स्वीकार है, हमारी जनता को स्वीकार है, हमारी पार्टी को स्वीकार है। जी। अगर ऐसा कह दिया कि भाई नहीं आपको नहीं दे रहे हैं इस बार, किसी दूसरे को दे देंगे हम, तो? हाँ तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो पार्टी जो निर्णय लेगी पार्टी को हम सर्वोपरि मानेंगे। जी जी। जिसको भी टिकट देगी हम उसको जिता के लाएंगे। जीता के लाएंगे। तो कुंभलगढ़ का एक मैंने पॉलिटिकल पैटर्न देखा है। कुंभलगढ़ को मैं अगर देखता हूँ तो 3 क्षेत्र में बांट लेता हूँ। कुंभलगढ़ आमेट विधानसभा को, आमेट आ गया, फिर बीच में गोमती और चारपुजा का क्षेत्र आ गया, और फिर कुंभलगढ़। आमेट से ही भारतीय जनता पार्टी इतनी बढ़त ले लेती है कि आप कुंभलगढ़ पहुँचते पहुँचते कवर ही नहीं कर पाते हैं। ये इसका तोड़ क्या निकालेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा वाजिब पॉइंट है आपका। पिछले 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है 1993 से, यानी कि 30 साल हो गए। यहाँ से आगरा से सुरेंद्र सिंह राठौड़ को टिकट देती है पार्टी। ये क्षेत्र सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने काफ़ी पकड़ मजबूत कर रखी इस क्षेत्र में। जी। भाजपा यहाँ मजबूत है? भाजपा यहाँ मजबूत है। सुरेंद्र सिंह ने पकड़ कर रखी, मजबूत पकड़ कर रखी थी। मैं भी इसी क्षेत्र से आता हूँ, मेरा गांव आइडाना गांव है, आमेट तहसील के गांव है। तो अगर मुझे पार्टी मौका देती है तो ये उनकी जो पकड़ है वो मैं तोड़ करके उनकी जगह मैं जीत सकता हूँ चुनाव आराम से। नहीं, फिर आप आगे वाले क्षेत्र में, कुंभलगढ़ क्षेत्र में, फिर वहाँ क्या आप कुंभलगढ़ में भी मेरा आना जाना, मेरी कनेक्टिविटी प्रॉपर है जी। लोगों से जुड़ा रहता हूँ मैं। चारभुजा मेरा आना जाना रहता है, मेरी पकड़ है। तो मैं पार्टी के साथ जुड़ा हूँ और मुझे वहाँ के कार्यकर्ता, मेरे वर्कर्स हैं, मेरे युवा साथी हैं, किसान भाई हैं, जो भी हैं, मुझे पूरी मदद करेंगे और मुझे वहाँ से सपोर्ट करेंगे। चुनाव में लड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा दाव पेच की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा उठापटक भी होती है, काफ़ी ज़्यादा यूँ लगता है कि भागम भाग भी होती है। और दिलीप सिंह जी सारी कर लेंगे वो? हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते।
पूरी एनर्जी है हमारे साथ। वो तो हमारे तरुण में जो युवा, बिल्कुल 18 साल का युवा जो भागदौड़ कर रहा था, वो सारे अनुभव काम आएंगे 30 साल के कि नहीं आएंगे? बिल्कुल पूरे काम आएंगे वो। हम भले तरुण में उतने छोटे थे, हम आज भी उतने ही हैं और उतने आज ही इतने एनर्जेटिक हैं। चुनाव भी बदल गए ना अब तो, क्योंकि मोबाइल पे अपील होती है, आज हम इंटरव्यू के माध्यम से लोगों से बात करते हैं। वो उस वक्त तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था कि वो तो पोस्टर भी ले ला के चिपकाते होंगे। हमारा काम यही था, उस समय हम एरिया में जाते थे, पोस्टर चिपकाते थे, बैनर लगाते थे, मीटिंग होने से पहले 1 घंटा पहले जा करके हमने जाजम बिछवाते थे, वो काम करते थे, मीटिंगें लेते थे, हमारे नेताजी आते। लेकिन अब आज की तारीख में मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम युवाओं से जुड़ जाते हैं, हम लोगों से, आम जनता से जुड़ते हैं। तो हमारी पूरी टीम है और हमारे साथ टीम वर्क होता है, एक आदमी चुनाव नहीं जीत सकता है। दिलीप सिंह जी व्यवसायी हैं, इतने जगह घूमते हैं, तो कई बार लोगों को शायद हो सकता है ये लगता हो कि इनसे बात करें कि नहीं करें, लोग आपसे कनेक्ट भी होना चाहते हैं, उनको लगता होगा कि इतने बड़े व्यवसायी है, मेरा फ़ोन उठाएंगे नहीं उठाएंगे, मैं उनसे मिल पाऊंगा नहीं मिल पाऊंगा, तो ये भी एक आता है विषय सामने। ऐसा नहीं है, मैं एकदम सरल स्वभाव का लड़का हूँ। मतलब लड़का इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अपने आप को आज भी 25 साल का ही मानता हूँ। तो मेरा नंबर एक आम नंबर है, एक हेल्पलाइन नंबर दे रखा हमने, उस पर कोई भी मिस कॉल करता है उससे हम सीधा जुड़ने की कोशिश करते हैं। आपने हेल्पलाइन? हाँ, एक हेल्पलाइन नंबर बना रखा हमने, जिसपे किसी को हमने हर जगह होर्डिंग लगा रखे हैं, जगह जगह हमने एडवर्टाइज कर रखे हैं, उसमें हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कोई भी मिस कॉल करता है वो सीधा हमसे जुड़ता है। विद्यालय का आपने बताया कि आपने गांव में विद्यालय बनाया, युवाओं के लिए आपने इस कार्यक्रम में काफ़ी बातें कही हैं। मेरा लगता है कि एक वर्ग को अमूमन हम भी भूल जाते हैं इंटरव्यू में, और नेता लोग भी कई बार उसको भूल जाते हैं, वो होती है नारी शक्ति। आपको नहीं लगता कि अब इस दिशा में भी कुछ विशेष प्राथमिकता के साथ इन सभी दावेदारों को सोचना पड़ेगा, चाहे वो भाजपा से हो चाहे कांग्रेस से? सही प्रश्न पूछा आपने। एक्चुअली हमारे गांव में अभी तो चलो काफ़ी बिजनेस अच्छे हो गए हैं, अच्छे व्यापार चालू हो गए, कुछ लोग पैसे वाले हो गए, पैसे कमाने लग गए। ये हमने 2010 में जब हमारे गांव में विद्यालय की बड़ी कमी थी, तो सरकार ने विद्यालय तो 12वीं घोषित कर दिया था, बट हमारे यहाँ भवन नहीं था जी। तो हमारे पिताजी का एक सपना था इस गांव में एक विद्यालय अच्छा हो, और वो विद्यालय मेरे पिताजी सक्षम थे, तो उन्होंने हमको बोला कि यार एक विद्यालय हमारे गांव में बनाना है यार, अगर तुम सहमति दो तो हमें करना चाहते हैं। तो मैंने, हमारे भाई साहब ने सब मिलने के निर्णय लिया कि विद्यालय भवन अपन बना देते हैं और बना के सरकार को सौंप देते हैं। तो वो विद्यालय भवन हमने बहुत अच्छी तरह से बनाया, अच्छा बनाया, और आज हमारे बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। जी। आप जो प्रश्न पूछ रहे हो कि महिलाओं के लिए क्या विज़न है, महिलाओं के लिए क्या, अभी हमने शुरुआती तौर पे एक बार हमारे समाज की, जो राव समाज से बिलोंग करते हैं, तो राव समाज में जो विधवा महिलाएं हैं उनके अभी हमने एक नई योजना चालू करी, वो है विधवा पेंशन योजना। इसी तरह हम महिलाओं से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कोई आर्थिक रूप से गरीब है, तो हमने एक बीच में नई स्कीम लगाई थी, करीब 15-20 परिवार में हमने वो सिलाई मशीन हमने भेजी थी, जिससे उनको एक रोज़गार मिल सके। लेकिन ये हमने एक समाज स्तर तक ही किया था, और मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे ऐसा मौका मिलता है विधायक बनने का, और नहीं भी मिलता है तो मैं चाहता हूँ कि जितनी भी विधवा महिलाएं हैं इस कुंभलगढ़ क्षेत्र में, आमेर क्षेत्र में, या राजसमंद क्षेत्र की बात करता हूँ, तो हम कोशिश करते हैं किसी न किसी मद से, किसी न किसी सोशल नेटवर्क से हम उनकी विधवा पेंशन योजना चालू कराएं। ये एक आप योजना बड़ी महत्वाकांक्षी आप लेके चल रहे हैं कि जो एक विधायक का, क्योंकि सारी चर्चाएं जब आती है तो राजनीति वापस आई जाती है, विधायक के चुनाव वापस आई जाते हैं। आप इस बार विधायक की दावेदारी कर रहे हैं, तो क्षेत्र की जनता से अगर कहूँ आखिर में आते आते इस इंटरव्यू कि क्षेत्र की जनता से दिलीप सिंह जी क्या कहना चाहते हैं? मैं यहाँ के क्षेत्र के विशेषकर युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि इस विधानसभा को अच्छा बनाया जाए, उसके लिए एक ऐसे नेता को चुने जिससे वो युवाओं के बारे में सोचता हो, जो किसानों के बारे में सोचता हो, जो महिलाओं के बारे में सोचता हो, जो इस क्षेत्र के विकास के बारे में सोचता हो। ऐसे विधायक को चुनने का प्रयास करेंगे हमारे क्षेत्र की जनता। जी। तो ये जो पूरे आपने बताया कि उनको चुने, उसमें दिलीप सिंह जी सेट हो रहे हैं उस क्राइटेरिया में? देखिए, ये तो आला कमान का निर्णय होता है, हमारा ये निर्णय हमारा नहीं होता है, ये हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो डिसीजन लेता है, जो निर्णय लेता है, उस पर हम चलते हैं। और हो सकता है कि आला कमान की निगाह में हम कहीं न कहीं खरे उतरें। पर अगर आपको अवसर दे दिया, आप इतने बड़े व्यवसायी है, समय कैसे निकालेंगे क्षेत्र के लिए बाद में? नहीं, बिल्कुल सही पूछा आपने। मेरा ध्येय ये है, अगर मुझे विधायक बनने का मौका मिलता है तो हमारा बिजनेस तो आजकल हमारे बच्चे संभालने लग गए हैं, और बच्चे संभालते रहेंगे, हमारा फिर बिजनेस करने का मन नहीं होगा। अच्छा। हम 5 साल जनता की सेवा करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे, जनता से जुड़े हुए रहेंगे। पर ऐसा तो नहीं है कि अब आप कह रहे हैं आज युवाओं के लिए मैं युवा हूँ
तो मैं युवाओं के लिए काम करूँगा, युवाओं की बात करूँगा, युवा अगर मुझे अवसर देंगे तो विधायक बनूंगा। पर फिर बाद में 5 साल बाद एक नया युवा निकल के आएगा कि अब मैं युवा हूँ, अब मेरे को जगह चाहिए दिलीप सिंह जी, अब मैं क्या करूँ? बिल्कुल नया युवा निकल आएगा तो हम उसको मौका देंगे। देखिए, मैं एक्चुअली आपको बता देता हूँ, देश में विदेश में इधर उधर घूमता हूँ, नए नए लोगों से, बड़े बड़े लोगों से संपर्क होता है मेरा। मैं उनसे नई चीज़ सीखने को मिलती है मुझे उनसे। उसमें व्यापार को लेकर बात करते हैं, युवाओं को रोज़गार को लेकर के बात करते हैं। तो युवाओं को रोज़गार देना मेरा पहला ध्येय है। एक क्योंकि चुनाव आ रहा है, दिलीप सिंह जी का एक अलग एक प्रभाव भी है क्षेत्र में, व्यवसायी के नाते मान लीजिए किसी भी तरह से, तो युवाओं की आप बार बार बात कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि अब आने वाले समय में युवाओं से बात करने दिलीप सिंह जी को हम देखें कि हाँ गांव में जा रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं और युवाओं से और गांव वासियों से रेगुलर बात कर रहे हैं, उनकी समस्याएं, उनकी जीवन से जुड़ी हुई बातें कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जाते हैं, जब भी मौका मिलता है हम जाते हैं, युवाओं से बात करते हैं, युवाओं से पूछते हैं आप क्या कर रहे हो, आप क्या व्यवसाय करते हो, क्या नौकरी करते हो, आपको क्या कोई समस्या पूछता है? नहीं है कि दिलीप सिंह जी मैं आप कैसे बने इतने सफल, मेरे को बताओ, आप समझाओ? नहीं नहीं, बिल्कुल पूछते हैं, खूब पूछते हैं, खूब पूछते हैं। हमको उनको मार्गदर्शन भी देते हैं, हमारी कहानी बताते हैं, हमारा 30 साल का इतिहास हम बताते हैं, बिजनेस में 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ, वो पूरा उनको शेयर बताया कभी ऐसा नहीं बताया कि भाई मैं बचपन में था, जब ऑफ द कैमरा आप बता रहे थे कि आपकी माताजी का देवलोक, जब आप बहुत छोटे थे शायद? एक्चुअली मैं उस समय 7th क्लास पढ़ता था। अच्छा। केवल मैं 13 साल का था और 13 साल की उम्र में मेरे माताजी का स्वर्गवास हो गया था। तो उस समय हमारे को बहुत जिम्मेदारी मिल गई थी, या बिल्कुल बच्चे थे, एक मेरी छोटी बहन थी, एक मेरा छोटा भाई और था। तो मेरे भाई साहब ने और मेरे पिताजी ने मिलकर के हमारा पालन पोषण किया, हमको गाइडेंस दिया, मार्गदर्शन दिया। तो युवाओं को ये कहानी बताते हैं आप कि इतना आसान भी नहीं होता है सब कुछ, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी? बिल्कुल बात सही है। युवा को जब ये बात बताता हूँ तो उनको खुद को लगता है कि इस कम उम्र में अनाथ जैसे हो गए, या उनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया, उसके बावजूद भी ये इस स्टेज पे पहुँच गए। तो मैं बताता हूँ, जब चाहें तब कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ के खेत खलियान वलियान इनसे कुछ जुड़ाव है या नहीं है कि भाई काम शुरू से हमने बाहर ही किया पूरा? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको जैसा बता रहा हूँ कि मेरा जन्म आइराना गाँव में हुआ, और आइराना से ही मेरे पिताजी खेती करते थे, तो मैं उनके साथ खेत में जाता था, उनको खेती में मैं मदद करता था, मोटर चलाता था, कुएं की मोटर चलाता था। उसके बाद मैं ट्रैक्टर चलाता था। अच्छा। ट्रैक्टर, हमारे 4 ट्रैक्टर थे पहले, पिताजी के पास ट्रैक्टर थे। तो एक भाई साहब ट्रैक्टर लेके उस इलाके में जाते थे, एक मैं ट्रैक्टर लेके दूसरे एरिया में जाता था। दूसरों के खेत आप? हाँ, हम उसमें क्या है कि ट्रैक्टरों की बड़ी शॉर्टेज थी उस समय। जी, जी। अब तो खूब ट्रैक्टर हो गए, घर घर ट्रैक्टर हो गए। तो जब रेनी सीजन, बारिश का मौसम आता था, चौमासे में जब फसल बुआई के टाइम पे हम ट्रैक्टर लेके जाते थे और हम सबके खेत बुक आते थे। तो ये तो आपने बड़ी मेरे को एक अलग ही कमाल की चीज़ बता दी कि ट्रैक्टर चलाते चलाते एक ट्रैक्टर चलाने वाला युवा जो खेतों को बो रहा है, आज वो इतना बड़ा व्यवसाय चला रहा है। तो दिलीप सिंह जी, अब आप देखते थे, लगता होगा कि हाँ ठीक ठाक काम कर लिया मैंने, बढ़िया, मतलब यूँ संतुष्ट है कि नहीं? अब पूरा संतुष्ट हूँ मैं। हमने जितना बिजनेस जिस जीरो से उठ करके आज स्टेज पे आए हैं, तो हम अपने बिजनेस से बहुत खुश हैं, बहुत संतुष्ट हैं। अब मुझको लग रहा है कि ठीक चल रहा है। अब लग रहा है कि बस एक वो टिकट बाकी है, वो और हो जाएगा। वो एक मेरा शौक है, और मेरे को जनता के बीच में रहने का मेरा मन होता है, शौक होता है जनता की सेवा करने के लिए। तो एक माध्यम ढूंढ रहा हूँ कि एक माध्यम मिल जाता है, अगर जनता की सेवा में करता रहूँगा, टिकट मिले चाहे ना मिले, एमएलए बनूँ या ना बनूँ, जनता के बीच में जाता रहूँगा, जनता से जुड़ा रहूँगा। लेकिन एक माध्यम बन जाएगा, हाँ टिकट मिल गया, एमएलए बन गए, तो एक इस माध्यम से हम जनता के विकास की बात कर सकते हैं, जनता से जुड़ सकते हैं। जी। युवाओं से जुड़े हुए अलग अलग शब्द आ रहे हैं, युवाओं पर आप बहुत फोकस भी कर रहे हैं कि यूथ के लिए मैं काफ़ी चीज़ें करूँगा, मगर मैं इन दिनों अलग अलग नेताओं से मिलता हूँ, बातें करता हूँ, अलग दूसरे नेताओं के इंटरव्यू भी सुनता हूँ। युवाओं के लिए बातें सब करते हैं, ग्राउंड पे ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये दिलीप सिंह जी वाली भी बातें ही हैं या वास्तव में कुछ ग्राउंड पे मिलेगा हमको? बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने हेमंत जी। मेरा मानना ये है, युवाओं के लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया विज़न है। जैसे आज मैं मेरे जीवन की बात करता हूँ, मैं मेरे व्यवसाय के मेरे अनुभव की बात करना चाहता हूँ। तो मेरा जो अनुभव है, मैं एक किसान परिवार में जन्मा और किसान खेती करते करते आज हम इस स्टेज पे आए, तो ये हमने काफ़ी अच्छा अनुभव लिया है। तो मैं युवाओं को वो विज़न देना चाहता हूँ, मैं युवाओं के लिए वो चीज़ रखना चाहता हूँ कि मैं आज जीरो से ऊपर जहाँ उठाऊँ, तो वो विज़न मेरे युवाओं तक कैसे पहुँचे। तो मेरा मानना है कि मैं युवाओं को ऐसा विज़न देना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा लगता है जैसे आपने एक बात बताई, खेतों से निकल कर मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ, वो उस परिस्थिति में तो ऐसा भी तो होता होगा ना कि संसाधन कम थे,
सुविधाएं कम थी, योजनाएं कम थी, क्या कहते हैं, अवसर कम थे। आज तो युवाओं के पास हर चीज़ बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। उस समय की बात और थी। आज देखिए आप, रोड नेटवर्किंग बहुत अच्छा है, दूरसंचार के साधन बहुत अच्छे हो गए हैं, 4G 5G आजकल गाँव में आ गया है, हाईवे निकल गए हैं, तो आज लोन वोन भी आसानी से मिल जाता है, बैंक से लोन आसानी से मिल जाता है, सरकार से सब्सिडी भी मिल जाती है, ये सब चीज़ें मिल जाती है। हमारे ज़माने में पहले उसमें ये नहीं हुआ करता था। तो ऐसे में लगता है कि अगर ये सब चीज़ें मिल रही हो और उसमें आपका अनुभव और जुड़ जाए तो थोड़ा युवाओं को बिल्कुल बहुत अच्छा आसानी से हो जाएगा। ये हम हमारा अनुभव साझा करते हैं, हम युवाओं को बोलते हैं, हम युवाओं के बीच में जाकर बोलते हैं कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, तो वो हमसे पूछते भी हैं, हम उनको अपना अनुभव साझा भी करते हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। पर इस देश में एक कोविड का एक दौर आया था बीच में, शायद आप इतने बड़े व्यवसायी हैं मगर उस वक्त आपको भी लगा होगा कि मैं गांव जाऊं और थोड़े दिन सुकून से रहूं, ये सब दुनिया रुक गई। तो आपको लगता है कि अगर युवाओं के लिए उन्हीं के क्षेत्र में अच्छे अवसर उपलब्ध हो जाए तो ऐसी परिस्थितियों में भी फिर युवा अपने घर पे और ये भाग दौड़, ये बाहर जाने की ये सारी समस्या भी खत्म हो जाए? बिल्कुल सही है। कोई भी युवा आज अपने क्षेत्र में अगर उसको काम मिल जाता है तो वो बाहर क्यों जाएगा। आज अगर कोई बाहर जाके काम करके आ रहा तो ये सोचता है कि मैं मेरे क्षेत्र में रह के काम करूं, लेकिन उसको प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। अगर उसको ढंग से मार्गदर्शन मिल जाए तो वो अपना बिजनेस अपने क्षेत्र में कर सकता है। तो अब दिलीप सिंह जी ये अपना अनुभव कैसे पहुंचाएंगे लोगों तक, लेके कैसे जाएंगे? देखिए, मैं आपको पहले भी बताया, अब वापस बता रहा हूँ, मैं जब भी क्षेत्र में जाता हूँ, युवा साथी मिलते हैं, युवाओं को मैं साझा करता हूँ, मुझे युवा पूछते हैं कि आप इतने बड़े बिजनेसमैन कैसे बन गए हैं, तो मैं उनको बताता हूँ कि मैंने ऐसा संघर्ष करके मैं इस बिज़नेस को आया हूँ। लेकिन आप लोगों को मैं अपना एक्सपीरियंस अगर एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको मैं मार्गदर्शन सही तरह से दे सकूँ। तो मार्गदर्शन सही दूंगा तो आप अपने बिजनेस का विज़न रखेंगे मेरे सामने। जैसे आप कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं तो उसके बारे में बताऊंगा आपको, आप कोई उद्योग लगाना चाहते हैं या आप और कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो मैं उस बारे में उनको, मतलब क्षेत्र में आप जाओ तो युवा आपसे पूछ सकते हैं। यस, मैं ये युवाओं को बता दूं कि अब जब आए तो थोड़ा फ़ायदा अपने को उठाना है और पूछना है कि भैया धंधा तो मैं करना चाह रहा हूँ मगर आप बताओ इसको मैं बढ़िया कैसे कर सकता हूँ। तो आराम से पूछ लेना, कोई ऐसा अपना बिल्कुल सहज रूप से आपको जवाब मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं युवाओं के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। और युवा जब भी मेरे पास आते हैं, मैं युवाओं के पास जाता हूँ तो ये प्रश्न निकलता ही है, ये बात निकलती है और मैं उनको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। पर मेरा भी एक एक्सपीरियंस है राजनेताओं से जुड़ा हुआ, वो ये है कि आदमी को जब नेता बनना होता है ना, कि विधायक बनना है, मेरे को सांसद बनना है, उससे पहले वो दुनिया भर के पैसे खर्च करते हैं, अलग अलग तरीके से पैसे खर्च करते हैं, मगर जब बन जाते हैं तो फिर अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं करते हैं। बिल्कुल सही है। मेरा इसमें क्या है कि मैंने एक प्लान कर रखा है मेरे मन में, मैंने अच्छा। विचार कर रखा है, एक प्लान बना रखा है मैंने मन में। अगर मैं विधायक बनता हूँ तो मैं एक अलग से एक विधायक कोष बनाऊँगा जिसमें मैं अपनी तरफ से अपना फंड उसमें डालूँगा। फिर मेरे युवा मित्र हैं, मेरे मित्र हैं, व्यावसायिक मित्र हैं जो मेरे साथ बिजनेस करते हैं देश विदेश में, उनसे मैं हेल्प लूँगा। वो एक विधायक कोष से जहाँ जहाँ जिस युवाओं को जरूरत पड़ेगी, सरकार से इतर अलग आप लोगों का एक अलग से हट कर, सरकार का उसमें कोई योगदान नहीं रहेगा। अच्छा, वो एक मेरा व्यक्तिगत विधेयक। तो आप कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं अगर अवसर भी मिल गया, एमएलए बन भी गया तो भी मैं जेब से पैसा खर्च करूंगा? मैं जेब से पैसा खर्च करूंगा। आपको कह रहा हूँ कि अगर ऐसा मुझे मौका मिलता है विधायक बनने का तो मैं 1 करोड़ रुपए उस विधायक कोष में डालूंगा। चलिए, आपने राशि भी बता दी अब मेरे को। 1 करोड़ रुपए उसमें डालूंगा और उसके अलावा मेरे युवा मित्र हैं, मेरे साथी हैं, व्यावसायिक मित्र हैं, उनसे मैं हेल्प लूंगा मेरे क्षेत्र में विकास के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरी हेल्प करेंगे। और उस विधेयक कोष से मेरे युवाओं को जिसको जरूरत है, ये तो आपने बाकी सब दावेदारों के लिए मुश्किल काम कर दिया थोड़ा। मेरे मन में एक कल्पनाएं हैं, मैंने आपको शेयर करी है। तो देखा आपने, एक माध्यम बता रहे हैं राजनीति को, और दावेदारों से मैं अलग अलग राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अलग अलग चेहरों से मैं लगातार रूबरू होता हूँ, उनसे तमाम बातें करता हूँ। कुछ ऑन कैमरा होती है, कुछ ऑफ कैमरा होती है, मगर आज मुझे भी थोड़ा बातें करके अच्छा लगा। बड़े राजनीतिक व्यक्तित्व इतने लगे नहीं, मगर एक इच्छा जरूर है कि हाँ, अगर अवसर मिलेगा तो एक दृढ़ संकल्प वाली स्थिति होती है ना। अब वो खैर, जैसा आपने बीच में कहा कि आला कमान का काम है, मेरा काम था आपकी बातें लोगों तक पहुंचाना। युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं बताई, महिलाओं जो बताया जा रहा है कि जो विधवाएं हैं उनको लेकर अलग अलग दृष्टिकोण बताया। पारिवारिक पृष्ठभूमि सुनकर मुझे सबसे ज़्यादा एक रोचकता का एहसास हुआ। मेरे को खुद को ऐसा लगा कि मेरे लिए भी कुछ ना कुछ प्रोत्साहन और इंस्पायरिंग निकला है यहाँ से, कि हम खेतों की उन मेड़ों पर चलते चलते, उन खेतों को बोते बोते उस धरातल से निकलकर
गगनचुंबी सफलताओं तक पहुंच सकते हैं अगर इरादा दृढ़ हो। बता रहे हैं एक टिकट की और कमी है, वो एक अलग रोचक पहलू है, मगर टिकट की दौड़ में बहुत सारे लोग हैं, हम उन तक भी पहुंचेंगे। आज हमने कोशिश की है कि दिलीप सिंह जी को आप लोगों तक लेकर आए, आप लोग जाने कि आखिर दिलीप सिंह राव कौन है, आखिर इनकी यात्रा क्या रही और ये अपने क्षेत्र को लेकर क्या चीज़ें सोचते हैं। आगे किसी एपिसोड में कोशिश करेंगे किसी और दावेदार के साथ उनकी तमाम बातों को आप तक लाने के लिए। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।